हेलो बच्चों, आज हम लोग कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। इनके न्यूमेरिकल्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, तो उन सबको करने से पहले थोड़ा सा हम हल्का सा एक फार्मूले को रिवीजन करते हैं। देखिए, कैपेसिटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटर चैप्टर में कि कोई भी कंडक्टर अगर है और उस कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। और इससे हम लोगों ने कैपेसिटेंस की डेफिनेशन निकाली थी कि जो कैपेसिटेंस होगा चार्ज गिवन और इंक्रीज इन पोटेंशियल का रेशियो होता है। फिर इसी से हम लोग फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अगर कैपेसिटेंस और वोल्टेज दिया हो तो चार्ज मिल जाएगा Q=CV, और अगर कैपेसिटेंस और चार्ज दिया हो तो वोल्टेज पोटेंशियल हमें मिल जाएगा Q/C। दूसरी जानकारी हम लोगों ने पढ़ी थी कि जो कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर का वो उसके चार्ज या पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ओनली शेप एंड साइज। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटी है, चार्ज को होल्ड करने की जो क्षमता है, अपने ऊपर आवेश को संग्रह करने की जो क्षमता है, वो किस पर डिपेंड करेगा? उसके आकार पर और उसकी आकृति पर, चार्ज पर या पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता। एक तो ये जानकारी हुई थी, इस पर क्वेश्चन हो सकते हैं। दूसरा, किसी कंडक्टर की जब कैपेसिटी चार्ज पर डिपेंड करती है तो अगर हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर हो जिसकी रेडियस r है तो इसकी कैपेसिटी रेडियस पे कैसे डिपेंड करती है? फॉर्मूला आपने पढ़ा था 4πε0 × r। ये तब होगा जब एयर की बात की जाए। एयर के अलावा कोई और मीडियम हो तो यहाँ पर k और बढ़ जाएगा, जहाँ पर k क्या हो जाएगा? डायरेक्टिव मीडियम का कांस्टेंट। तो इस फार्मूले से हम लोगों ने पता किया था कि कैपेसिटर की कैपेसिटी जो होती है या कंडक्टर की कैपेसिटी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कितनी होती है उसके लिए ये फार्मूला हमारे पास है, इस पर हम लोग क्वेश्चन लगा लेंगे। दूसरा, जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते थे पोटेंशियल बढ़ता था, लेकिन चार्ज करने के प्रोसेस में हमको कुछ वर्क करना पड़ता था, और जो भी हम चार्ज के पास स्टोर कर रहे हैं या एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, जिसके पास कितनी एनर्जी स्टोर होती थी उसका हम लोगों ने फार्मूला देखा था। एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर या कैपेसिटर कितनी होती है? तो एनर्जी का फॉर्मूला था 12CV² ½ Q² या ½ QV। ठीक, और यहीं पर हमने कहा था अगर कैपेसिटर की बात की जाए, देखिए कैपेसिटर और कंडक्टर, हम लोग कंडक्टर की कैपेसिटी पढ़ रहे हैं। इसी तरह जब कैपेसिटर की कंडक्टिविटी पढ़ते हैं तो वहाँ बताया जाता है कि जो कैपेसिटर होता है, जैसे मान लीजिए दो प्लेटें रखी हुई हैं किसी भी शेप या साइज़ की। भाई कंडेंसर की या कैपेसिटर की डिफिनेशन क्या बताई गई थी? अगर दो प्लेटें, प्लेट ना कह के आप दो कंडक्टर कह सकते हैं, दो कंडक्टर जिस पर अपोजिट चार्ज हों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रख दिए जाएं, ठीक है, एक पर प्लस चार्ज है एक पर माइनस चार्ज है, बीच के मीडियम में कोई डायरेक्टिव मीडियम भर दिया जाए या एयर भी हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता था, एनर्जी को स्टोर करने की जो डिवाइस बनाई गई थी, इसको हम लोग बोलते थे कैपेसिटर। तो एक्चुअल में अगर कोई सिंगल कंडक्टर हो उस पर भी हम लोग एनर्जी स्टोर करने की कोशिश कर रहे थे, उसका ही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा। कैपेसिटर की बात की जाए, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? तो इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला भी यही होता है, किसी एक प्लेट को दिया गया है चार्ज और इसके प्लेटों के बीच में आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, फॉर्मूला ये लिखते हैं Q/V। बस ये है कि यहाँ पर जो हम चार्ज की बात करते हैं वो किसी एक प्लेट को दिया गया चार्ज, क्योंकि दोनों पर नेट चार्ज मिलाकर होता है 0। ठीक है, किसी एक प्लेट को कितना आपने चार्ज दिया और दोनों प्लेटों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, इसके रेशियो को हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बोल देंगे, यानी संधारित्र की धारिता बोल देंगे। तो एक संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला भी यही है और एक कंडक्टर का फॉर्मूला भी यही है कैपेसिटी का। कंडक्टर की जो एनर्जी स्टोर है उसका फॉर्मूला भी यही है, किसी कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर की उसका फॉर्मूला भी यही है। तो एक्चुअल में यहाँ एक बात समझने वाली है, कैपेसिटर दो कंडक्टर का पेयर होता है जिसमें से दोनों कंडक्टर बिल्कुल पास पास रखे हुए हैं। अगर इस कंडक्टर को उठा कर हम इनफाइनाइट में रख दें तो एक अकेला जब कंडक्टर बनेगा तो उसके लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है। यानी हम सीधे ही कह दें कि कंडक्टर और कैपेसिटर में बस इतना ही डिफरेंस है कि कंडक्टर भी एक तरह का कैपेसिटर है, यानी जो चालक है, जो कंडक्टर है, वो भी एक संधारित्र का काम कर रहा है। बस फ़र्क ये है कि इसकी जो दूसरी प्लेट है वो इनफाइनाइट में है। ठीक, इसलिए फॉर्मूले दोनों के लिए सेम होंगे, इसके लिए कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब इनके ऊपर पहले हम कुछ क्वेश्चन लगाएं, फिर हम लोग कैपेसिटर की बात करेंगे। पहले कंडक्टर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होती है, फार्मूला देख लिया, एनर्जी का फार्मूला देख लिया, और
इसकी साइज या शेप पे कैसे डिपेंड करती है कैपेसिटी, ये देख लिया। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नोट करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो द अर्थ हैज़ वॉल्यूम V, सरफेस एरिया A, then its capacitance will be, ऑप्शन मान लीजिए दे दिया जाए आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A अपान V, या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V अपान A, 12 पाई एप्सिलॉन नॉट V अपान A, या 12 पाई एप्सिलॉन नॉट A अपान V। देखिए कह रहा जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, उसका वॉल्यूम यानी उसका आयतन V दिया हुआ है, पृष्ठ क्षेत्रफल उसका सरफेस एरिया A है, तो उस अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा अगर इसको हम एक कंडक्टर मान लें। अगर पृथ्वी को एक चालक माना जाए तो उसकी धारिता क्या होगी। तो देखिए किसी भी गोली चालक की जो धारिता का फॉर्मूला उन्होंने पढ़ा है उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है। कैसे पढ़ा हुआ है वो फॉर्मूला आपने पढ़ा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ने पढ़ा स्फेरिकल कंडक्टर का। तो पृथ्वी भी हमारी एक स्फेरिकल कंडक्टर है, गोली संधारित्र है, तो इसकी धारिता का फॉर्मूला हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर पृथ्वी की धारिता दिया होता तो फॉर्मूला हम आसानी से निकाल लेते। बस यह फ़र्क ये है कि यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है, रेडियस नहीं दिया है, उसके बदले में आपको कह रहा वॉल्यूम और सरफेस एरिया हमने दे दिया, और जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वॉल्यूम और सरफेस एरिया के फॉर्म में है। तो आप ये देखिए जो अर्थ है अगर उसको हम एक गोला मानते हैं आर रेडियस का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्थ की जो सरफेस एरिया होती है गोली पृष्ठ की सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें तो V/A की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा R/3, यानी R की वैल्यू आपको मिल गई 3V/A। अर्थ की रेडियस हमने निकाल ली वॉल्यूम और एरिया के फॉर्म में, और यही रेडियस का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3V/A। तो 4 और 3 मिलकर हो गया 12 पाई एप्सिलॉन नॉट V/A। ये अर्थ के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। 12 पाई एप्सिलॉन नॉट V/A, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है किसी कंडक्टर की कैपेसिटी उसके साइज पे डिपेंड करती है, रेडियस पे डिपेंड करती है। अर्थ को एक कैपेसिटर मान के चल रहा है, एक चालक मान के चल रहा है, लेकिन इसकी रेडियस आपको नहीं दिया था, वॉल्यूम दिया था और सरफेस एरिया दिया था, इसी के फॉर्म में आंसर दिए थे। तो हमने रेडियस को पहले पता लगा लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द circumference of a sphere is 2 meter, then its capacitance in water is about 2700 picofarad, 2730 picofarad, 2760 picofarad, 2800 picofarad। देखिए इस बार क्या कर रहा है, स्फीयर की आपको रेडियस भी नहीं दिया, इसका सरकमफ्रेंस दे दिया। हम लोग देख रहे हैं किसी भी गोलीय संधारित्र की जो धारिता होती है, स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है उसके रेडियस पे डिपेंड करती है। अगर रेडियस मालूम हो तो आसानी से निकल सकता है। पिछले क्वेश्चन में रेडियस नहीं दिया था, वॉल्यूम और सरफेस एरिया दिया था, हमने रेडियस का पता लगाया। इस बार आपको कह रहा है कि एक स्फीयर है, एक गोला है जिसका सरकमफ्रेंस यानी इसकी जो परिधि है वो 2 मीटर है। इसका सरकमफ्रेंस हमको दे दिया यानी परिधि दे दिया, यानी एक तरह से आपको क्या दे दिया 2 पाई आर की वैल्यू दिया है 2 मीटर। तो यहाँ से आप रेडियस निकाल लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, रेडियस की वैल्यू आ गई 1/पाई, इसका इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी फॉर्मूला आपको पता है, कैपेसिटर का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। लेकिन हमने बताया ये फॉर्मूला कब होता है, जब एयर की बात करें, और यहाँ पर इसकी कैपेसिटेंस कहाँ पूछ रहा है,
वाटर में, पानी में, तो इसके लिए वाटर का यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, जो कि लगभग 80 और 81 के आसपास लिया जाता है। चलिए तो हम लोग आंसर निकालते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1/9 इंटू 10 के पावर 9 के 81 ले लेते हैं, रेडियस 1/पाई। देखिए ये 9 9 से 81 हो गया, तो ऊपर 9 बचा, नीचे भी हमारे पास पाई बचा हुआ है और ये पावर ऊपर गई -9। वैसे तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इससे आप आइडिया लगाइएगा, राउंड फिगर में आपको आंसर केवल मैच कराना है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 3.14 है यानी 3 से थोड़ा ज़्यादा है, अगर इसको हम एक्यूरेट 3 मान के चलते तो ये 3 टाइम्स डिवाइड होता। इससे ये आइडिया लगा ये 3.14 है, यानी यहाँ पर 3 नहीं आएगा बल्कि 2.8 2.9 के आसपास आएगा। तो सपोज़ कर लो कि इसको हमने कैंसिल किया, यहाँ हमको वैल्यू मिल गई 3 और इधर आया 10 के पावर -9, तो इसको हम लिख सकते हैं 3000 इंटू 10 के पावर -12। 3 जीरो बढ़ाया, इधर 3 माइनस कर दिया, और -12 जो होती है इस पावर को हम पिको फैरेड बोलेंगे। तो हमारा आंसर लगभग 3000 पिको फैरेड करीब आ रहा है। लेकिन ये कब आ रहा है? जब हम इसको 3 मान के चल रहे हैं। एक्चुअल में ये 3.14 है, तो ये वैल्यू पूरी 3000 नहीं आएगी, 3000 से कुछ कम आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम में नहीं आनी है। तो हम देख रहे हैं हमारा 3000 के आसपास जो ऑप्शन है वो 2800 पिको फैरेड। एक्यूरेट में इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2820 के आसपास करीब आएगा। तो लेकिन लमसम में पूछा था या लगभग में पूछा था, इसलिए 2800 पिको फैरेड को हम आपसे सही मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हम लोग सिंपली कंडक्टर के ऊपर क्वेश्चन लगा रहे हैं कि जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जा रहा है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, या पोटेंशियल दिया हो तो कैपेसिटेंस कितना होगा। अच्छा, अब बात करते हैं एनर्जी की। अगर मान लीजिए एनर्जी की बात की जाए, उसके ऊपर क्वेश्चन दे दें कि एक कंडक्टर है, अ कंडक्टर ऑफ कैपेसिटी C हैज़ चार्ज Q एंड एनर्जी इज़ W। मान लीजिए एक कंडक्टर है हमारे पास जिसका कैपेसिटेंस यानी जिसकी धारिता C है, उस पर चार्ज Q है और एनर्जी W है। तो इफ़ चार्ज increased 2Q, then energy will become, ऑप्शन है 2W, W/T, 4W, W/4। इसमें क्या कह रहा है कि एक कंडक्टर है, उसकी धारिता C है, उस पर चार्ज Q है और उसके पास एनर्जी है W। अगर चार्ज को इंक्रीज़ कर दें, बढ़ा दें, कितना बढ़ा दें, 2Q कर दें, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता करना पड़ेगा कि एनर्जी का चार्ज के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए एनर्जी का चार्ज के रूप में फॉर्मूला हमारे पास दो है, हाफ QV और एक हाफ Q²/C। अभी इन दोनों में कौन सा लिया जाए? तो इसके लिए देखिए यहाँ पर जो चार्ज दिया गया वो तो हमको दे रहा है, लेकिन साथ में कितना उसका पोटेंशियल है ये नहीं दे रहा, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, चार्ज की बात हो रही है और कैपेसिटेंस की बात हो रही है। अगर कैपेसिटेंस ना भी दिया होता तो हमको मालूम है किसी चीज़ को चार्ज देने से या कंडक्टर को चार्ज देने से, पोटेंशियल चेंज करने से कैपेसिटेंस का कोई लेना देना नहीं। कैपेसिटेंस क्या होता है? धारिता फिक्स होती है, ये केवल उसके आकार पर डिपेंड करती है। इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं इसका एनर्जी का Q के साथ क्या रिलेशन है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q²। इससे आइडिया लगा कि अगर चार्ज को आप 2 टाइम्स कर देंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं, चार्ज को हमने क्या किया है, 2 टाइम्स कर दिया, 2Q। पहले Q था, अब हमने इसको 2Q कर दिया है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, 4 टाइम, यानी पहले W थी तब कितनी हो जाएगी, 4W। ठीक, समझे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल स्टेप लगाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन जैसे भी हम लोगों ने किया है। इफ़ द चार्ज ऑन अ कंडक्टर इंक्रीज्ड बाई 2 कूलम, देन एनर्जी स्टोर्ड increases 21%, then initial
चार्ज इज, ऑप्शन दे दिया जाए 10 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम, 30 माइक्रोकूलम एंड 40 माइक्रोकूलम। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सेम इसी तरह क्वेश्चन है जैसे भी उन्होंने किया था कि जब किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे थे और चार्ज बढ़ा रहे थे तो एनर्जी बढ़ रही थी। तो यहाँ पे भी यही कह रहा कि अगर हम द चार्ज ऑन ए कंडक्टर इंक्रीज बाय 2 कूलम, अगर चार्ज को केवल 2 कूलम बढ़ा दें, पहले कितना चार्ज था ही नहीं पता, अगर चार्ज को 2 कूलम बढ़ा दे रहे हैं तो उसकी एनर्जी 21% बढ़ जा रही है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि चार्ज को डबल कर दे तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस बार कह रहा है चार्ज में 2 कूलम बढ़ा दें तो एनर्जी जो स्टोरेज है वो कितना 21% इंक्रीज कर जाएगा। तो बताइए इनिशियल एनर्जी कितनी थी। तो इसमें फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपान C। मान लीजिए पहले चार्ज Q था और इसी का हमें पता लगाना है, पहले चार्ज Q था तो उसकी एनर्जी मान लीजिए U थी, इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है जब चार्ज को हमने 2 कूलम बढ़ा दिया यानी नया चार्ज कितना हो गया, Q+2 हो जाएगा। कैपेसिटेंस कितना हो, कैपेसिटी बदलती नहीं है। अब जो एनर्जी है वो कह रहा 21% इंक्रीज़ कर गई, यानी नई एनर्जी कितनी हो जाएगी, जितनी पहले थी उसमें 21% इंक्रीज़ कर दीजिए। तो कितना लिख देंगे इसको, 21% इंक्रीज़ करने का मतलब क्या हुआ, इसका 21% निकालो, कितना हो गया 0.21 U, इतना इंक्रीज़ कर गया और पहले U था, यानी अब नई एनर्जी कितनी हो गई 1.21 U। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो U अपान 1.21 U इज इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो गया, क्या मिल गया Q स्क्वायर अपान Q+2 का होल स्क्वायर, U से U कैंसिल। ठीक, अब इसको आप ले सकते हैं 100 अपान 121 या 1.1 रहने देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलिए ऐसे कर लेते हैं। तो Q स्क्वायर अपान Q+2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, इधर जाएगा 10, इधर 11, इधर Q अपान Q+2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें, ये हमारा आंसर हो गया 11Q में से 10Q माइनस हुआ, Q बचा, इधर आ गया 20Q की वैल्यू आ गई 20 माइक्रोकूलम या कूलम, जिसमें भी ऑप्शन दिया हो। यहाँ कूलम दिया हुआ था तो इधर भी कूलम होना चाहिए था, या इसको माइक्रोकूलम कर लें। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा हमारा आंसर कौन सा हो गया 20 माइक्रोकूलम। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एक कंडक्टर की बात कर रहा हो कि उसको चार्ज दिया, कितना पोटेंशियल बढ़ा, ठीक है, और कितनी एनर्जी आ गई, कैपेसिटेंस के बारे में अगर रेडियस दिया हो, उसकी साइज़ दिया हो तो उससे हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमने देखा किसी कंडक्टर की जो कैपेसिटी है, जो धारिता है, वो उसके आकार पर डिपेंड करती है, उसके चार्ज या पोटेंशियल पर, आवेश और विभव पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो पोटेंशियल है या और भी चीज़ें वो कैसे डिपेंड करती हैं, उसके बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसे लिख लीजिए, द पोटेंशियल टू विच कंडक्टर is raised depends on ऑप्शन है चार्ज, बी है शेप एंड साइज, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। द पोटेंशियल टू विच कंडक्टर इज रेज्ड डिपेंड्स ऑन, वो विभव जो किसी चालक पर बढ़ता है, यानी किसी चालक पर विभव का मान बढ़ाया जाए या विभव बढ़ रहा है, तो वो जो बढ़ता हुआ विभव है, जो पोटेंशियल हमारा बढ़ रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा। यानी पोटेंशियल को हम बढ़ाने का क्या तरीका है, किस पे डिपेंड करता है। तो पहला कह रहा है चार्ज पर डिपेंड करता है, दूसरा कह रहा है शेप और साइज़ पर, तीसरा कह रहा है इन दोनों पर डिपेंड करता है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पोटेंशियल की बात हो रही है यहाँ पर कि किसी भी कंडक्टर का जो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = Q/C। तो यहाँ से पता चला कि हमारा जो पोटेंशियल है वो किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर।
भाई चार्ज पर तो डिपेंड करता है। ये तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था कि जब किसी कंडक्टर को आप चार्ज देते हैं तो क्या होता है, उसका पोटेंशियल बढ़ता है। तो जैसे जैसे चार्ज देते जाते हैं पोटेंशियल बढ़ता जाता है। ये बात तो समझ में आ गई, चार्ज पर डिपेंड करता है। क्या कैपेसिटेंस पे भी डिपेंड करता है? जाहिर सी बात है डिपेंड करेगा, क्योंकि कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आप चार्ज दे सकते हो, और जितना आप चार्ज देते होगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। और कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती थी? शेप और साइज़ पर। ठीक, तो पोटेंशियल हमारा डिपेंड कर रहा है चार्ज पर और कैपेसिटेंस पर, और कैपेसिटेंस डिपेंड करता है शेप और साइज़ पर। यानी हमारा जो पोटेंशियल है वो चार्ज पर डिपेंड करेगा और शेप और साइज़ पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सी ऑप्शन। तो ये हम लोगों ने देखा कंडक्टर के छोटे छोटे तीन चार क्वेश्चन हमारे हो गए। अब यहाँ पर एक अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जो आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे भी हैं, इनकी हम बात करेंगे कि जब कई छोटे छोटे स्फेरिकल कंडक्टर मिलाकर एक बड़ा कंडक्टर बना दिया जाए तो उसमें क्या क्या चेंजिंग आएगी। ज़्यादातर ड्रॉप वाले क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हमने 2-3 क्वेश्चन इसके लिख दिए हैं। इसके लिए आप इसका तरीका देख लो। क्या होता है कि अगर छोटे छोटे कई स्फेरिकल कंडक्टर हैं, अब कंडक्टर बोल दे या ड्रॉप्स बोल दे, किस तरह की बहुत सारे हमारे पास ड्रॉप्स हैं छोटे छोटे, सबकी साइज एक जैसी है। मान लीजिए सबकी रेडियस r है, सबके ऊपर चार्ज q है, सबकी एक कैपेसिटी c है, ठीक है, सबकी एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, सबके पास एनर्जी है u। बहुत सी बातें एक साथ हम लोग समझ लेंगे यहाँ पर कि अगर हमारे पास एक जैसे आइडेंटिकल बिल्कुल एक समान छोटे छोटे बहुत ही गोली चालक हैं, जिनमें प्रत्येक गोली चालक की त्रिज्या स्मॉल r, प्रत्येक गोली चालक के ऊपर आवेश q, सभी की धारिता अलग अलग c, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी आवेश का प्रस्थ घनत्व सिग्मा, और सबके पास एनर्जी है u, और इस तरह की ये सारी के सारी ड्रॉप्स मिलाकर एक बड़ी सी ड्रॉप्स बना दी जाए, एक बड़ा गोली चालक बना दिया जाए, तो इस बड़े गोली चालक में क्या क्या चेंजिंग आएगी, यानी इसकी रेडियस इसके कंपेयर में कितनी होगी, इसका चार्ज इसके कंपेयर में कितना होगा, इसकी कैपेसिटी इसके कंपेयर में कितनी होगी, इसके पास एनर्जी इसके कंपेयर में कितनी होगी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके कंपेयर में कितनी होगी। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को करने का जो लॉन्ग तरीका है, जो प्रोसेस है, वो पहले आप देख लीजिए। एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें जितनी भी ड्रॉप्स हैं जब भी मिलकर एक बड़ी बूंद बनाएंगी तो हम देख रहे हैं कि उसकी साइज़ चेंज हो जाएगी। भाई इनकी साइज़ इतनी थी छोटी छोटी, और ये जो बना इसकी साइज़ बड़ी है। तो इस अकेले ड्रॉप को किसी सिंगल ड्रॉप से अगर कंपेयर करें तो उसके कंपेयर में इसकी रेडियस चेंज हो गई, और जब रेडियस चेंज हुई यानी साइज़ चेंज हुई, तो साइज़ चेंज होने से इसका कैपेसिटेंस भी इसके कंपेयर में चेंज हो गया। ठीक, तो साइज़ चेंज हो रही है, कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज हो जाएगी, और कैपेसिटेंस चेंज हो गया तो एनर्जी चेंज हो गई। ठीक है, चार्ज चेंज हो गया, हर एक चीज़ चेंज हो रही, सिर्फ एक चीज़ नहीं चेंज होगी। वो क्या नहीं चेंज होगा? वॉल्यूम। इन सभी ड्रॉप्स को मिलाकर जो बड़ी बूंद बनेगी, बड़ी ड्रॉप बनेगी, इस ड्रॉप का वॉल्यूम यानी आयतन इन सभी के आयतन के योग के बराबर होगा, और इसी कॉन्सेप्ट को लगाकर हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से तरीका होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे n ड्रॉप्स हैं, तो n ड्रॉप, किसी एक ड्रॉप का वॉल्यूम यानी आयतन कितना होगा? 4/3 पाई r3, और इस तरह की n ड्रॉप थी, सब मिला के वॉल्यूम इतना हो गया, और ये वॉल्यूम इस अकेले के वॉल्यूम के बराबर होगा। मान लीजिए इसकी रेडियस कैपिटल R है, तो 4/3 पाई कैपिटल R3, इससे इसको कैंसिल किया, कैपिटल R3 स्मॉल r3 इंटू n। अगर क्यूब रूट निकाला जाए तो r की वैल्यू आ गई स्मॉल r और n के पावर 1/3। तो बड़ी बूंद की जो त्रिज्या बनेगी वो छोटी बूंद की त्रिज्या के कंपेयर में कितनी है, उसकी वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। और जो चेंजिंग रेडियस में आएगी वही चेंजिंग कैपेसिटेंस में आएगी। अगर छोटी वाली बूंद की जो कैपेसिटेंस था वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r था, तो बड़ी बूंद की जो कैपेसिटी होगी इस फॉर्मूले के हिसाब से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़ी त्रिज्या लेंगे यहाँ पर r, और r की जगह पे जब ये वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R की जगह पे स्मॉल r n के पावर 1/3, और इस पूरी चीज़ को बोल देंगे छोटे वाले का कैपेसिटेंस यानी c इंटू n के पावर 1/3। तो जो रिलेशन रेडियस का आ रहा वही रिलेशन इसका आ रहा। इसी तरह हम सबके रिलेशन अलग अलग निकाल सकते हैं, तो सबका निकाल के देखना नहीं है, हमने एक आपको हिंट दे दिया कि इस तरह से फॉर्मूले बनते हैं। अब बाकी अब डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, जो आपके शॉर्टकट में यूज़ हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, आराम से किसके कर लिया जाएगा। तो देखिए, जब भी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, तो बड़ी बूंद जो बन रही है, ठीक है, इस बड़ी बूंद के बारे में और इस छोटी बूंद में आपस में हम कंपेयर करेंगे, तो बड़ी बूंद की जो रेडियस होगी वो छोटी बूंद की रेडियस का
कितने टाइम्स होगी, n के पावर 1/3, जहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। छोटी वाली जो बूंदें कितनी थी, ये n उसका नंबर हो गया। तो बड़ी बूंद की रेडियस, छोटी बूंद की रेडियस, इसी तरह से बड़ी बूंद की जो कैपेसिटेंस है वो छोटी बूंद के कैपेसिटेंस का n के पावर 1/3। बस ये नंबर आपको याद रखना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की जाए, इसमें भी फॉर्मूला यही आएगा, छोटी बूंद की सरफेस चार्ज डेंसिटी और उसके बीच क्या रिलेशन होगा। बड़ी बूंद के ऊपर चार्ज क्या होगा, देखिए चार्ज क्या होगा, अगर छोटी छोटी बूंदें, जितनी भी बूंदें हैं सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा चार्ज था और जब ये मिले तो इस पर जो चार्ज आएगा वो इन चार्ज का सम आएगा, उसके लिए कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हम चार्ज कंजर्वेशन ला पढ़ते हैं, आवेश का संरक्षण नियम, तो सभी का आवेश मिलाकर उस आवेश के बराबर होगा। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल लेंगे n इंटू क्यू, इसमें कोई पावर वगैरह नहीं है। तो कैपिटल आर का क्या रिलेशन हुआ, कैपिटल सी क्या रिलेशन हुआ, सिग्मा का क्या हुआ और क्यू क्या हुआ। अब बचता हमारा पोटेंशियल और एनर्जी। तो पोटेंशियल के देखिए, बड़ी बूंद का जो पोटेंशियल होगा वो n के पावर 2/3 इंटू स्मॉल v, सॉरी लाइट चली गई, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या मिलेगा, एनर्जी का रिलेशन मिलेगा n के पावर 5/3 इंटू स्मॉल u। ये कुछ रिलेशंस हैं, इनको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए और इसके बेस पे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन देखिए हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, देखिए इन दो का केवल आपका रखना, पोटेंशियल का 2/3 और एनर्जी का 5/3, बाकी सब में n 1/3 1/3 1/3 चलता रहता है, चार्ज तो केवल ऐड होते हैं। देखिए 8 मरकरी ड्रॉप्स, क्वेश्चन क्या है, 8 मरकरी ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियाई, यानी समान त्रिज्या की 8 पारे की बूंदें हैं, एंड हैविंग इक्वल चार्जेस, सब पे चार्ज भी इक्वल है, भाई रेडियस इक्वल हो गया, सबकी चार्ज। वैसे भी जब भी ड्रॉप के क्वेश्चन आएंगे तो छोटी बूंदें जो ली जाएंगी वो आइडेंटिकल ले जाएंगी, बस हमको नंबर देखना पड़ेगा कितनी बूंदें। तो यहाँ पर दिया है 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। ये सब मिलकर क्या करती है, एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप एज कम्पेयर टू स्मॉलर ड्रॉप, बड़ी वाली बूंद का जो कैपेसिटेंस होगा वो छोटी के कंपेयर में कितना होगा। तो सीधे इस फॉर्मूले का यूज़ करिए। नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हैं, 8, यहाँ पे सिर्फ 8 यूज़ करेंगे तो बड़ी बूंद की कैपेसिटेंस आ गया 8 के पावर 1/3 इंटू सी, और 8 का क्यूब रूट यानी घनमूल जो होता है वो 2 होता है। तो पता चला कि बड़ी बूंद की जो कैपेसिटी है सेकंड वाले की कितनी हो जाएगी, स्मॉल वाले की 2 टाइम्स। और जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमेशा आपको नंबर ऐसा देगा जिसका क्यूब रूट आसानी से निकल जाए। तो 8 बूंदें देता है, 64 बूंदें देगा, 1000 ड्रॉप्स देगा, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ये हमने पहला क्वेश्चन किया। आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द एबव क्वेश्चंस, इसी क्वेश्चन में द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप टू स्मॉलर ड्रॉप, इसी क्वेश्चन की बात की जाए, यानी 8 बूंदों की बात की जाए, तो कह रहा है जो बड़ी वाली बूंद होगी उसका पोटेंशियल छोटे के कंपेयर में कितना होगा, क्या रेशियो होगा। तो पोटेंशियल की बात कर रहा तो इस पर आ जाइए। पोटेंशियल बड़े वाले का कितना हो गया, n के पावर 2/3 इंटू वी, यानी बड़े का पोटेंशियल हो गया 8 के पावर 2/3। ठीक, तो 8 का पावर 1/3 कितना आया था, 2, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी सीधे कितना हो गया 4 टाइम्स, यानी रेशियो आएगा 4:1 का। ये छोटे वाले का 4 गुना है, तो 4:1। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 ड्रॉप्स। बस नंबर ऑफ ड्रॉप्स आप देखिए, सीधे इस फॉर्मूले का यूज़ करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए आंसर आएगा। 64 ड्रॉप्स ईच हैविंग कैपेसिटी सी, यहाँ पर ड्रॉप कर दिया 64, सभी की कैपेसिटी सी है और पोटेंशियल वी है, और कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, ये सब मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। द चार्ज ऑन बिग ड्रॉप, देखिए इस पर चार्ज पूछ लिया, तो बड़ी बूंदों पर जो चार्ज होगा वो छोटी बूंदों के चार्ज का सम होगा, जितनी ड्रॉप्स होंगी उतने ही चार्ज को ले लीजिए। अब यहाँ पर तो आंसर आना चाहिए भाई, 64 ड्रॉप्स हैं, 64 इंटू क्यू, लेकिन यहाँ पे स्मॉल क्यू क्या चीज़ है, छोटी बूंद का चार्ज, और छोटी बूंद के ऊपर कितना चार्ज है ये हमको नहीं दिया था क्वेश्चन में, उसके बदले भी दे रहा था कि जो छोटी ड्रॉप्स हैं उनकी कैपेसिटी सी है और पोटेंशियल भी है। तो जब कैपेसिटी सी है और पोटेंशियल भी है तो चार्ज किसका कितना होता है, क्यू इक्वल टू सी वी, ये हो गया 64, क्यू की जरूरत है सी वी, तो बड़ी बूंद के ऊपर कितना चार्ज आ गया 64 सी वी, 64 सी वी। ठीक, तो इस तरह से जितने ड्रॉप के क्वेश्चन, देखिए इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आपको कंपटीशन में मिलेंगे, आपको बस ये शॉर्टकट याद रखने हैं।
डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करिए। चार्ज पूछ रहा है, कैपेसिटी पूछ रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ सकता है, एनर्जी पूछ सकता है। ये कॉमन सा रिलेशन आप बस याद रखिए, डायरेक्ट आंसर आते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कैपेसिटेंस देख लिया हमने, एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, पोटेंशियल पढ़ लिया। फिर हमने बताया था आपको, जब भी दो चार्ज कंडक्टर आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, अगर दो कंडक्टर चार्ज कर दिए जाएं और बाद में उनको किसी तरह से एक वायर से या किसी तरह से कनेक्ट कर दें, तो कनेक्ट करने में क्या होता था, चार्ज का कुछ ट्रांसफ़र होता था। क्योंकि दो कंडक्टर अगर हैं, दोनों का पोटेंशियल मान लीजिए अलग अलग है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो होते हैं, यानी एक कंडक्टर से चार्ज निकलेगा दूसरे में जाएगा, जिससे क्या होंगे, इन दोनों पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो गया। तो कितना चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ ये भी हमने फार्मूला पढ़ा था। एक से निकल के दूसरे में कितने चार्ज गए, उसका फार्मूला था ट्रांसफर्ड चार्ज इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। और अगर बात की जाए कि इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी लॉस होती है, तो एनर्जी का लॉस कितना आया था, सेम यही चीज़ याद रखते हैं, बस यहाँ पे नीचे 2 लग जाता है, C1 C2 और C1 प्लस C2। और इस ट्रांसफर चार्ज में यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, इसमें स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए। और चार्ज वाले में तो चलिए ठीक है, हम लोग एनर्जी की बात कर रहे थे कि यहाँ पर दो कंडक्टर, मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं जिनमें कैपेसिटी दोनों की दे रखा हो, दोनों की कैपेसिटी C है, एक को प्लस V वोल्ट तक चार्ज किया गया और एक को माइनस V वोल्ट तक चार्ज किया गया। इसके बाद दोनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। क्वेश्चन समझिएगा, दो कैपेसिटर हैं यानी दो कंडक्टर हैं, दोनों की कैपेसिटी C है, एक को प्लस V वोल्ट तक चार्ज किया गया और दूसरे को माइनस V वोल्ट तक चार्ज किया गया। अब कह रहा कि जब दोनों को एक वायर से हम कनेक्ट कर देंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी इस प्रोसेस में कितनी होगी, यानी इस प्रक्रिया में ऊर्जा की हानि कितनी होगी। लॉस ऑफ एनर्जी विल बी, ऑप्शन दे दिया जाए 0, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी। सेकंड CV², थर्ड हाफ CV² और फोर्थ 2CV²। ठीक, बताइए, दो कंडक्टर हैं, दोनों की कैपेसिटी दे रखा है, दोनों को हमने चार्ज किया, इसको V वोल्टेज से चार्ज किया प्लस V वोल्ट पर और इसको माइनस V वोल्ट से चार्ज किया। इसके पास भी एनर्जी आ गई होगी, इसके पास भी एनर्जी आ गई होगी। अब कह रहा दोनों को एक वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी का लॉस होगा। तो आपको पता है कि जब आप कनेक्ट किए होंगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज जाएगा, इसमें से चार्ज कम होगा, इधर चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, कुछ इसकी एनर्जी कम होगी, कुछ इसकी बढ़ जाएगी। लेकिन साथ साथ जो वायर आपने जोड़ा हुआ है, जब इसमें होते हुए चार्ज फ्लो होगा, करंट फ्लो होगी, तो वायर गर्म होगा, हीट पैदा होगी, तो हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी लॉस हो जाती थी, आपने पढ़ा था। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हुई, तो डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज़ करिए कि लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि जब भी दो कंडक्टर को आपस में जोड़ेंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये अगर V1 वोल्टेज बड़ा है तो V1 माइनस V2, और जो भी बड़ा हो उसको पहले लेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में देखिए, मान लीजिए इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया। सॉल्व करिए, हाफ C1 C2। अब कह रहा दोनों की कैपेसिटी सेम है, तो C1 भी C हुआ और C2 भी C हुआ, तो ये भी C और ये भी C, तो हो गया C²। नीचे C प्लस C यानी 2C। ठीक, V1 माइनस V2, तो V1 V है और V2 माइनस V है, तो V और यहाँ पर माइनस का माइनस में लिखेंगे तो 2V, इसका स्क्वायर। सॉल्व करें, क्या आंसर मिला, C से एक C कैंसिल हुआ तो ये मिला C/4 और अंदर क्या मिला 4V²। ठीक, 4 से 4 कैंसिल, आ गया CV²। एनर्जी लॉस कितना हो गया, CV²। सॉरी, इसमें ढूंढ रहे हैं, एनर्जी लॉस CV²। तो ये हम लोगों ने सिर्फ कंडक्टर के क्वेश्चन अभी देखे हैं। अभी हम लोगों को कैपेसिटर के क्वेश्चन करने हैं। कैपेसिटर में बहुत तरह के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, कॉम्बिनेशन वाले, सीरीज पैरेलल, वेट स्टोन ब्रिज पे क्या होगा, लूप लॉ पे क्वेश्चन कैसे लगेंगे, अगर किसी कंडक्टर को एक वायर से जोड़ दे तो क्या कंडीशन होगी, कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में हम डायलेक्ट्रिक मीडियम रखें, डायलेक्ट्रिक मीडियम रखने के बाद दो केसेस होते हैं, अगर बैटरी को वैसे ही जुड़ा रहने दें तो क्या होगा, और बैटरी को हम कनेक्शन हटा दें तो क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ कैपेसिटर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। आज कंडक्टर वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके।